नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी समाचार। मैं हूं आपके साथ में हारिका सिंह नागर। आइए नजर डालते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों पर। मुरैना जिले के रजिस्ट्रार कार्यालय में कंप्यूटर ऑपरेटर द्वारा रिश्वत लेने का वीडियो सामने आया है। मुरैना रजिस्ट्रार बलराम सिंह भदौरिया के कंप्यूटर ऑपरेटर द्वारा यहां पैसा लिया जा रहा है। बता दें कि अभी कुछ दिन पहले जौरा रजिस्ट्रार ऑफिस के बाबू का पैसा लेन देन करते हुए वीडियो वायरल हुआ था। वहीं मुरैना जिले के सभी रजिस्ट्रार कार्यालयों में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया है। जिले के आला अधिकारी नहीं दे रहे ध्यान, भोली वाली जनता को लूटा जा रहा है। रजिस्ट्रार के संरक्षण में यहाँ अवैध वसूली कराई जाती है, आम जनता परेशान हो रही है। बता दें कि इस संबंध में मुरैना एडीएम सीबी प्रसाद से जब बात की गई तो उनके द्वारा कहा गया कि हम इस की जांच कर उचित कार्यवाही करेंगे। फ्रेंड साइन के कोनो ये ओटीपी नहीं लगा मत मैं फ्रेंड साइन के कोनो ये ओटीपी नहीं लगा मत मैं फ्रेंड साइन के कोनो ये ओटीपी नहीं लगा मत मैं ठीक है सामूहिक सबमिट सर मुरैना रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्री करने के बाद 200-400 रुपये लिए जा रहे, वीडियो वायरल हो रहा है, इस पर किस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी? हाँ, एक वीडियो आपके माध्यम से मुझे संज्ञान में लाया गया है। वो देखा है कि कुछ छोटे अमाउंट का लेन देन कर रहे हैं। अब क्या मामला है इस संबंध में डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार को कहूँगा कि वो जांच करें, देखें क्या हो रहा है। खबर चित्तौड़गढ़ जिले के चित्तौड़गढ़ से उदयपुर नेशनल हाईवे रूट पर उन्नाव से मुंबई के लिए 21 मार्च 2024 को उन्नाव से मुंबई के लिए कंटेनर में भैंस का मटन भर निकला था, परंतु आज दिनांक 23 मार्च 2024 को दिन में 12 बजे की घटना में 1 घंटा तक गाड़ी जाम लग गया। चित्तौड़गढ़ उदयपुर रोड पर नेशनल हाईवे के निर्धारी के पास शॉर्ट सर्किट वजह से कंटेनर में आग लग गई। आग इतनी भयानक रूप ले लिया आग ने कि जिसमें सब जल गए थे। इस कंटेनर में भैंस का मांस भरा हुआ था, जिसमें 21 टन माल भरा हुआ था जो कि मुंबई लेकर जा रहा था, जिसमें कंटेनर नंबर RJ 14 GRAC कंटेनर 1835 में आग लग गई। यह उन्नाव से मुंबई जा रहा था, जिसका ड्राइवर ललित सिंह पिता माधव सिंह उम्र 86 वर्ष निवासी उत्तराखंड तहसील गंगोलिया जिला पिथौरागढ़ राज्य रहने वाला है। इस मौके पर नेशनल हाईवे की एम्बुलेंस एवं 2 फायर ब्रिगेड, एक चित्तौड़गढ़ व एक सावलिया जी से एम्बुलेंस पहुंचकर आग पर काबू पाया एवं भादसौड़ा थाना अधिकारी अर्जुन सिंह मैजावता भी मौके पर पहुंचे। बता दें चित्तौड़गढ़ से उदयपुर जाने वाला गाड़ियों को 1 घंटे तक रोक के रखा। इस आग पर काबू पाने के लिए चित्तौड़ से फायर ब्रिगेड के कर्मचारी गाड़ी लेकर पहुंचे। चालक रतनलाल, फायरमैन चंद्र प्रकाश धाकड़ व अशोक कुमार सुथार, पुष्कर गवार या सावलिया जी आदि ने इस पर आग पर मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया गया। सर क्या कहते हैं, ये वायरिंग शॉर्ट हो गई तो आग लग गई ऑटोमेटिक अपने आप ही। कितना टन माल था, कहाँ से कहाँ जा रहे थे? उन्नाव से लोड करी गाड़ी पालपुर उन्नाव से मुंबई जा रहे थे और माल था आपका 21,500। 21,500। और कौन था आपके साथ में? अकेला। अच्छा, तो आपको कोई परेशानी है या कुछ तकलीफ तो नहीं हुई आपको? आपका नाम क्या है सर? ललित सिंह। कहाँ के रहने वाले हो? उत्तराखंड है। तहसील कौन सी सर? गंगोलिया। ये गाड़ी तो चित्तौड़ तरफ से आ रही थी और उदयपुर तरफ जा रही थी, तो यहाँ आराधना होटल निर्धारी के पास में हाईवे पे इसमें केबिन में आग लगी थी, जैसे ड्राइवर ने बताया मेरे को। उससे फिर ये आग बढ़ती गई और चित्तौड़ से हाईवे पुलिस हाईवे गई और अब इसमें काबू पा लिया गया है, पर गाड़ी जल के नष्ट हो गई। क्या माल भरा हुआ था? गाड़ी में कोई मीट भरा होता था। कहाँ से कहाँ जा रहा था? ये ध्यान है। आपका शुभ नाम? शक्ति सिंह। क्या पोस्ट है? हेड कांस्टेबल थाना बादशाह। कांग्रेस द्वारा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को प्रदेश के राजनीतिक पार्टियों को ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है। बता दें छत्तीसगढ़ कैबिनेट मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि कांग्रेस एक डूबती नाव है। कांग्रेस देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी में से एक डूबती नाव कैसे बनी, इस पर आत्ममंथन राहुल गांधी को करना चाहिए। परिवारवाद की ही त्रासदी है जिसके कारण कांग्रेस दशा पर पहुंची है। कांग्रेस अपने गिरेबान में झांकते नहीं, देश में हर एक पर आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं। उन्हें भारत के लोकतंत्र पर भी भरोसा नहीं।
भारत की मीडिया पर भरोसा नहीं, भारत के चुनाव आयोग पर भी भरोसा नहीं, उन्हें न्यायपालिका पर भी भरोसा नहीं। यह अपने गिरेबान में झांकने की बजाय सब पर विश्वास, सब पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। उन्हें कांग्रेस को परिवारवाद से मुक्ति दिलाना चाहिए। छत्तीसगढ़ की कैबिनेट मंत्री ओपी चौधरी का बयान विभागों की सुविधाओं को लेकर कहा। पंजीयन विभाग में लोगों को अधिक से अधिक सुविधा मिले, लोगों को प्रताड़ना से बचाया जा सके, इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार प्रतिबद्ध है और विभाग भी प्रतिबद्ध है और इसको देखते हुए बड़े बड़े फैसले और काम किए जा रहे हैं। इससे सभी को लाभ मिलेगा। इसी के साथ से विजिलेंस टीम भी बिछाई गई है। कई सारी शिकायतें आती हैं, ज्यादा जमीन को कम रेट में बेचने अथवा और कई प्रकार के बड़े बड़े जो मामले रहेंगे, इसकी सीमा तय की जाएगी। गड़बड़ियां, भ्रष्टाचार न हो सके, सरकार के खजाने में सही और वास्तविक पैसा आ सके, इसके लिए विजिलेंस टीम काम करेगी। बजट में अभी स्पष्ट रूप से कहा गया है, टेक्नोलॉजी के सभी विभागों की लेवरेज की जाएगी। कांग्रेस और इंडी गठबंधन को लेकर कैबिनेट मंत्री ओपी चौधरी का बयान। कांग्रेस और इंडी गठबंधन के उसके साथ ही सभी तुष्टीकरण की राजनीति पर भरोसा करते हैं। पहले भी कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति पर ही भरोसा करते आए हैं। 1956 में हिंदुओं को हिंदू उत्तराधिकारी नियमों का लाभ तो मिला, लेकिन मुसलमानों के लिए लागू नहीं कर पाए। इसी के साथ ही इससे दूसरे कारण की राजनीति कहते हैं। आंध्र प्रदेश के घोषणा पत्र में मस्जिद ऑन के बिजली बिल माफ करने की बात कही गई। आंध्र प्रदेश में भी यह कहा गया था कि मुस्लिम के लिए अस्पताल बनवाएंगे, हिंदू, जैन और बौद्ध मरीज अस्पताल के बाहर तड़पता रहेगा तो उसको इलाज नहीं करेंगे। यह केवल मुसलमानों के लिए अस्पताल बनाने की बात करते रहे। इस प्रकार तुष्टीकरण की राजनीति में कांग्रेस लीडर है। किस तरह की खामियां हैं और किस तरह की कार्रवाई इसमें होगी? कांग्रेस ने हर जगह माफिया राज चलाया। रेत में, शराब में, कोयला में, पीएससी में, गोबर में, गोठान में। इन्होंने रायपुर के और शहरों के, अन्य शहरों के मास्टर प्लान तक को भी नहीं छोड़ा, वहाँ भी माफिया राज चलाया है। और इसकी हम विधानसभा में भी घोषणा किए हैं और लगातार हम जांच करा रहे हैं। उसके लिए जांच कमेटी बनी है और जो भी गलत किए हैं वो गलतियों को की सज़ा भी दी जाएगी और उनको सुधारा भी जाएगा, ताकि शहरी प्लानिंग, अर्बन प्लानिंग, कैपिटल की प्लानिंग स्टेट कैपिटल रीजन के रूप में, जैसे राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल कैपिटल रीजन है, वैसे रायपुर के सराउंडिंग को स्टेट कैपिटल रीजन, राज्य राजधानी क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिए हमारी सरकार विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में और हमारा विभाग, आवास पर्यावरण विभाग पूरी तरह से समर्पित है। जो नियमों के खिलाफ लैंड यूज चेंज हुआ है, उसको रद्द करेंगे क्या? निश्चित रूप से सभी चीज़ों की समीक्षा की जा रही है। जो कमेटी गठित की गई है और जो भी गलत पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई जरूर होगी। सर, वो कह रहे हैं कि देश का मीडिया सिस्टम नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी को ब्लैकमेल करने वाला सिस्टम बना है। क्या इस तरह के बयान, इस तरह के राजनेता से अपेक्षित है? कांग्रेस एक डूबती नाव है और कांग्रेस देश के सबसे बड़े राजनीतिक पार्टी से डूबती नाव कैसे बनी, इस पर आत्ममंथन राहुल गांधी जी को करना चाहिए। एक परिवारवाद की ही त्रासदी है जिसके कारण कांग्रेस इस दशा पर पहुंची है। उन्हें यह दिखाई नहीं देता, वो अपने गिरेबान पर झांकते नहीं हैं और देश में हर एक पर आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं। उन्हें भारत के लोकतंत्र पर भरोसा नहीं, उन्हें भारत की मीडिया पर भरोसा नहीं, उन्हें भारत के चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं, उन्हें न्यायपालिका पर भरोसा नहीं। ये इस तरह अपने गिरेबान में झांकने के बजाय सब पर अविश्वास और सब पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। उन्हें कांग्रेस को परिवारवाद से मुक्ति दिलाना चाहिए, उन्हें अपने गिरेबान पर पहले झांकना चाहिए। राज्य के आपने पहल की थी, पंचायत विभाग भी विजिलेंस सेल काम करना शुरू कर दिया है और किस विभाग में क्या कुछ स्टेप्स है सर? पंजीयन विभाग में लोगों को अधिकाधिक सुविधा हो सके, लोगों को हरासमेंट से बचाया जा सके, इसके लिए हमारी सरकार पूर्णतः प्रतिबद्ध है, हमारा विभाग पूर्णतः प्रतिबद्ध है और इसके लिए टेक्नोलॉजी को लिवरेज करते हुए हम बड़े बड़े फैसले और काम करने जा रहे हैं और इसमें सभी को इससे लाभ मिलेगा। और विजिलेंस टीम इसी हिसाब से बिठाई गई है कि कई शिकायतें आती हैं कि ज़्यादा ज़मीन को कम रेट पे रजिस्ट्री कर दी गई या कुछ कर दिया गया, तो जो बड़े बड़े मामले रहेंगे उसकी सीमा तय कर दी जाएगी। उन बड़े मामलों को विजिलेंस टीम विशेष रूप से अपनी निगरानी में रखेगी, उसका ऑडिट करेगी, उसकी जांच करती रहेगी ताकि प्रदेश में गड़बड़ियाँ ना हो सकें, भ्रष्टाचार ना हो सके और सरकार के खजाने में सही और वास्तविक पैसा आ सके। इसके लिए विजिलेंस टीम काम करेगी। हमने बजट में भी
स्पष्ट रूप से कहा है कि टेक्नोलॉजी को सभी विभागों में लिवरेज करते हुए काम किया जाएगा। पारदर्शिता लाने के लिए, गुड गवर्नेंस प्रोवाइड करने के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से प्रेरणा लेते हुए हम विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार और हमारे सभी विभाग आईटी टेक्नोलॉजी का अधिकाधिक उपयोग करके गुड गवर्नेंस को सुनिश्चित करने के लिए हर जगह काम कर रहे हैं। हम विजन डॉक्यूमेंट पर भी काम कर रहे हैं कि 2047 तक छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ में कैसे विकसित किया जाए। इसके लिए अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन @2047 हम बनाने पे काम चालू कर चुके हैं और 1 नवंबर 2024 को राज्य की स्थापना दिवस के दिन हम उसे छत्तीसगढ़ राज्य की जनता जनार्दन को भी समर्पित करने का काम करेंगे। समर्पण नीति पर एक बड़ी पहल की और कहा कि इसके जो सबसे बड़े स्टेक होल्डर है वो खुद नक्सली है। तो नक्सली बताए, माओवादी बताए कि इस राज्य के समर्पण नीति में वो क्या चाहते हैं। कांग्रेस इसे कह रही है कि बीजेपी ने माओवादियों के आगे घुटने टेक दिए हैं, उनकी अपनी कोई रोशनी की नहीं है। भारतीय जनता पार्टी केंद्र के स्तर पर आतंकवाद, नक्सलवाद, माओवाद सभी प्रकार के जो आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा के लिए खतरा जो देश की एंटी ताकतें हैं, देश विरोधी ताकतें हैं, जो संविधान की संप्रभुता को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, ऐसे जितनी भी ताकतें हैं उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट नीति है। और छत्तीसगढ़ में भी आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में, आदरणीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में, आदरणीय हमारे गृह मंत्री जी के नेतृत्व में हमारी पूरी सरकार पूरी तरह से समर्पित है कि नक्सलवाद, माओवाद का समाप्ति करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन इसमें अगर वो कुछ चाहते हैं, इसमें हमारी स्पष्ट नीति है, ये समाप्त होकर रहेगा। अभी 5 महीने में आप लोग देखा है कि किस तरह से आक्रामक तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है। ऐसी स्थिति में अगर कुछ भी वो चाहते हैं, कोई उनका विषय है कि मुख्य धारा में जुड़ने के लिए, तो उसको भी सुनने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट सोच है, उसे हमारे गृह मंत्री जी ने स्पष्ट किया है। कांग्रेस और इंडी गठबंधन के उसके साथी सभी तुष्टीकरण की राजनीति पर भरोसा करते हैं। इनकी लीडर पार्टी कांग्रेस के लिए अगर मैं उदाहरण दूं तो हर पीढ़ी से हम कह सकते हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति पर ही भरोसा करते आए हैं। 1956 में नेहरू जी के ज़माने में हिंदू माताओं बहनों को हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम का लाभ मिला, लेकिन तुष्टीकरण का मुस्लिमों के लिए वे लागू नहीं कर पाए। इंदिरा जी के ज़माने में गौ वंश की हत्या के विरोध में कानून बनाने के लिए मांग कर रहे लोगों पर संसद के बाहर गोली चलवाई गई। राजीव गांधी जी के ज़माने में शाहबानू का प्रकरण हुआ, जिसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ पर एक शाहबानू एक माता जिसे तलाक दे दिया गया था, उसको महीना हर्जाना देने के लिए, उसको सहायता देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेशित किया। उसे ऑर्डिनेंस लाकर, अध्यादेश लाकर बदलने का पाप अगर किसी ने किया तो राजीव जी ने अपने ज़माने में किया। सोनिया जी के ज़माने में मनमोहन सिंह जी के मुंह से कहलवाया गया कि इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इस तरह से तुष्टीकरण की ही राजनीति करते आए हैं। आंध्र प्रदेश में आप कांग्रेस का घोषणा पत्र देखिएगा, जिसमें इन्होंने मस्जिदों के लिए बिजली बिल माफ़ करने की बात कही थी। जो मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, वहाँ बिजली बिल माफ़ नहीं करेंगे, ये केवल मस्जिदों पर करेंगे। इन्होंने आंध्र प्रदेश के घोषणा पत्र में एक बार कहा था केवल मुस्लिमों के लिए हॉस्पिटल बनाएंगे। एक मरीज, हिंदू मरीज, एक बौद्ध मरीज, एक जैन मरीज अगर अस्पताल के बाहर तड़पता रहेगा तो उसको ये इलाज नहीं करेंगे, केवल मुस्लिमों के लिए ये अस्पताल बनाने की बात करते रहें। इस तरह के तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस उनकी लीडर है और सारे इंडी अलायंस के सभी गठबंधन पार्टनर्स इसी तरह की तुष्टीकरण की राजनीति पर काम करते आए हैं। लेकिन देश की जनता समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी ही वो पार्टी है जो जस्टिस फॉर ऑल एंड अपीजमेंट फॉर नन, न्याय सभी के साथ, तुष्टीकरण किसी के साथ नहीं, इस बात पर विश्वास करते हुए भारत को एक प्रोग्रेसिव, एक प्रगतिशील विकसित राष्ट्र बनाने पर काम करती है। वो केवल भारतीय जनता पार्टी है। राहुल गांधी का एक राजधानी रायपुर में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करने वाली राम की कंपनी के सभी कर्मचारियों हड़ताल पर चले गए हैं। सफाई कर्मचारी के साथ गुड़ियारी में भाजपा नेता ने मारपीट कर दिया था, जिसके बाद सफाई कर्मचारी ने शहर में एक साथ डोर टू डोर कचरा कलेक्शन का काम को बंद कर कर्मचारियों के साथ हुए दुर्व्यवहार एवं कंपनी से वेतन विसंगति सहित कई मांगों को धरने में
बैठे हुए थे। सफाई कर्मचारी के साथ हुई मारपीट के बाद थाने में शिकायत भी दर्ज कराई थी, लेकिन शिकायत के बावजूद भी मारपीट करने वाले भाजपा नेता पर सत्ता का पहुंच के कारण दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई। वहीं इस मामले को लेकर महापौर एजाज देवर ने एसपी से मुलाकात, कर्मचारियों के साथ हुए मारपीट करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने की शिकायत की है। वहीं महापौर एजाज देवर ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि कल की घटना को लेकर आज हम एसपी संतोष सिंह को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने कहा कि हमारे सफाई कर्मचारी को भाजपा के छाया पार्षद द्वारा मारपीट की गई। इसके बाद कल पूरे शहर में सफाई का काम ठप रहा और मैं उन कर्मचारियों से बातचीत की। इसके बाद वे लोग काम पर वापस लौटे, लेकिन इस तरह की घटना निंदनीय है। इससे भाजपा का दौरा चरित्र सामने आता है, क्योंकि इस पर मामूली धाराएं लगाई गई हैं जो कि थाने से ही जमानत मिल जाएगी। लेकिन हमने एसपी साहब से आग्रह किया कि इस मामले पर कार्रवाई हो। उन्होंने इस मामले की गंभीरता को समझते हुए 2 दिन में कार्रवाई करने की बात कही। देखिए, कल की घटना को लेकर आज हम लोग माननीय एसपी साहब के पास हम लोग आज आए थे ज्ञापन सौंपने के लिए। कल की घटना जो सफाई हमारा जो मित्र है उसको कल मारपीट की गई भारतीय जनता पार्टी के छाया पार्षद के द्वारा। वो वहां पर चुनाव लड़ चुके हैं, उनके पुत्र के द्वारा वहां मारपीट की गई। जिस तरीके से उसको मारा गया, तो कल हमारा कार्य पूरी तरीके से बाधा रही। कल कहीं पर भी पूरे शहर में कल कचरा नहीं उठा और आज भी आधे शहर में कहीं पर भी कचरा नहीं उठा है। तो कर्मचारी हड़ताल पे चले गए थे। कल मैं उनसे जाके बात करके कल मैंने कम से कम आधे शहर में मैंने काम चालू कराया, मगर क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का छाया पार्षद का बेटा है और उस तरीके से अगर वो गुंडागिर्दी करेगा, एक घटना ये घटी, दूसरी घटना जोन 10 में घटी, जहां जायसवाल जी जो हमारे जोन कमिश्नर है वहां पर उनका कोई श्रीवास्तव करके कोई मंडल के उनके उपाध्यक्ष है, वो जाके उनके साथ माँ बहन और पता नहीं दुनिया भर की गाली गलौज किए। तो इस तरीके का मुझे नहीं लगता कि ये भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है या छोटे जो नेता है जो उनके संगठन के लोग हैं की बात करते हैं पूरे देश में सब जो लोग हैं जो उसके संगठन के लोग हैं वो इस तरीके का अगर कृत्य करते हैं तो ये बहुत गलत है, अच्छी बात नहीं है और इससे भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है वो उजागर होता है। तो आज हम लोगों ने माननीय एसपी साहब को ज्ञापन दिया है और हमने बोले कि इसमें ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि जो इनके ऊपर धारा लगी है वो बहुत छोटी धारा लगी है, वो वहीं से उनको जमानत मिल जाएगी। 323 लगी है, 506 लगी है, ये कोई धारा नहीं हुई है। तो मैंने आज इनको कहा है कि शासकीय कार्य में बाधा, क्योंकि वो ये चाहता था कि गाना ना बजे। मेरे घर के सामने अगर कोई गाड़ी निकलती है तो वहाँ गाना नहीं बजाना चाहिए, मतलब मेरी नींद खराब होती है। तो ये कोई विषय नहीं हुआ, तुम इस विषय को लेकर निकल कर किसी को मार दोगे तो ये विषय नहीं होता। तो ये सब चीजों को लेकर हमने एसपी साहब के संज्ञान में लाया है और एसपी साहब ने बोले कि मैं 2 दिन में ही इसको मैं अपने संज्ञान में लेके इस पर कार्रवाई कराऊंगा। इनका जो छाया बल्ला साहू विसंगति की बात को लेकर हमने चर्चा की है। मैंने कल उनके सबके जो सब लोगों को मैंने वहां बुलवाया है और चर्चा मैंने की है। जो उनके मालिक है रामकी के, वो भी शायद कल आ रहे हैं, तो उस पर चर्चा की जाएगी। क्योंकि वेतन की अगर वो बात कर रहे हैं तो ये हकीकत भी है कि वेतन उनका बढ़ा नहीं है बहुत साल से। वो बीमा की भी बात कर रहे थे, मैंने बीमा की भी बात की है। वो 2-3 उनकी मांग थी। सुपरवाइजर लोग बहुत ज्यादा उनके ऊपर अति करते हैं, बहुत ज्यादा एकदम हिटलर शाही करते हैं। तो वो सब बातों को लेकर भी मैंने चर्चा की है। मुझे लगता है बहुत जल्दी हम लोग जो उनकी और बाकी मांग है, क्योंकि अभी ज्यादा महत्वपूर्ण चीज ये है कि शहर की जो व्यवस्था भी पूरी तरीके से सफाई की ठप हो गई है। लोगों के घर के पास पूरे कचरे के कचरे पड़े हुए हैं। कल मेरे को 2 से 3 हजार जगह से मेरे को कल फोन आया। ये सब चीजों को लेकर कम से कम पहले हम लोग जो वो है उसको पहले व्यवस्थित कर ले, उसके बाद जो उनकी मांग जायज मांग है उसको पूरा, क्योंकि ये हमारे अंडर में नहीं आती, ये एक निजी संस्था है राम की। समझना बात को, ये हमारे कर्मचारी नहीं है, मतलब ना ही हमारे कर्मचारी वो हड़ताल पर है, वो उनके कर्मचारी जिनको हमने एजेंसी बनाया। तो ये सब चीजों को लेकर, मगर क्योंकि शहर का काम प्रभावित हो रहा है, शहर के लोग प्रभावित हो रहे हैं, इसलिए कल मैं उनसे चर्चा करने आया था। और आधे से ज्यादा जगह आज सफाई हुई है और आधे से ज्यादा जगह सफाई नहीं हुई। ये उनको काम से निकाले जाने की भी सूचना है कि उनकी जगह नई भर्तियां भी करने वाले हैं जो एजेंसी है। अब देखिए, अब ऐसा कहीं अगर वो होगा तो मेरे ख्याल से वो ठीक नहीं है। इतनी सी बात को लेकर अगर हम किसी को हटा दें, किसी को निकाल दें, और कोई अगर अपनी मांग को रख रहा है, कोई अपनी बात को रख रहा है, तो फिर तो ये तो बात ठीक ही नहीं है।
ये कहाँ लोकतंत्र हुआ जी? हर आदमी को अपना बोलने का अधिकार है और वो अपना मौलिक अधिकार की बात करे, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं पर भी वो गलत कर रहे हैं। देश भर में आज बुद्ध पूर्णिमा का जन्मोत्सव बड़े ही हर्ष के साथ मनाया जा रहा है। बुद्ध पूर्णिमा मुख्य रूप से बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान गौतम बुद्ध को समर्पित है। सनातन धर्म की मान्यताओं के अनुसार गौतम बुद्ध को भगवान विष्णु का 9वां अवतार माना जाता है। आज के दिन पूर्णिमा तिथि पर चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होता है, इसीलिए भगवान विष्णु की विधिवत पूजा और चंद्रदेव को अग्नि देने से जीवन की हर बाधा दूर किया जा सकता है। आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर ऑल इंडिया समता सैनिक दल द्वारा भगवान गौतम बुद्ध की 2568वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर सुबह 7:30 बजे भारत संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। साथ ही कलेक्ट्रेट चौक से होते हुए गांधी उद्यान तक बाइक रैली निकाली गई। वहीं गांधी उद्यान में स्थित भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा स्थल पहुंचकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें, कार्यक्रम भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर दीप प्रज्वलित कर पूजा कर किया गया। तथागत बुद्ध ने जो संदेश दिया है, जैसे छत्तीसगढ़ के महापुरुष है जिसकी वाणी है मन के एक समान, यही संदेश आज से 2500 साल पहले तथागत बुद्ध ने दिया। सारनाथ में जब पहला धम्मचक्र परिवर्तन किया, वहां पर उन्होंने यही बताया, मन के एक समान। तथागत बुद्ध का जो केंद्र बिंदु है वो मानव है, मनुष्य है। और तथागत बुद्ध के मन में 2 ही सवाल थे, पहला ये संसार दुखी है और दूसरा इस दुख का निवारण कैसे हो। इसी की खोज तथागत बुद्ध ने आज ही के दिन वैशाख पूर्णिमा को बोध गया में की थी। आज हम त्रिगुण पावन पर्व मना रहे हैं, जिसमें सिद्धार्थ का जन्म, सिद्धार्थ का ज्ञान प्राप्ति और बुद्ध का महापरिनिर्वाण। ये संदेश तथागत बुद्ध ने, और उस संदेश को सम्राट अशोक ने जम्बूद्वीप ही नहीं पूरी दुनिया में पहुंचाया। सम्राट अशोक ने बुद्ध की विचारधारा, जो मानव कल्याणकारी विचारधारा थी, उसको 56 में बाबा साहब ने पहुंचाया। उससे पहले सम्राट अशोक ने पहुंचाया और उसमें संदेश बाबा साहब ने दिया, बुद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। तो तथागत बुद्ध का जो संदेश है मानव कल्याण का है, दुख मुक्ति का मार्ग है। और इस दुख मुक्ति के मार्ग, हर व्यक्ति दुख से दूर होना चाहता है तो तथागत बुद्ध के मार्ग को अपनाना होगा। नवोदय क्षेत्र आज के दिन पूरे रायपुर में जहाँ जहाँ बुद्ध प्रतिमा है, जहाँ जहाँ बुद्ध विहार है, सभी कार्यक्रम हो रहे हैं। सभी बुद्ध विहारों में, सार्वजनिक स्थानों में पूजा वंदना हो रही है। वंदना के बाद बुद्ध के संदेश लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं। यही कार्यक्रम। सूरजपुर में भीषण गर्मी से लोग बेहाल हैं। ऐसे में भैयाथान ब्लॉक के चुनगड़ी गांव के खोखापारा में बसे 70 परिवार जल संकट से जूझ रहे हैं। जहां बीते 20-25 दिनों से गांव के हैंडपंप, बोरवेल और कुएं ड्राई हो चुके हैं। ऐसे में दूसरे क्षेत्र के तालाबों से गंदे पानी लाने को मजबूर है। जहां कई बार पीएचई विभाग को ग्रामीण समस्या का निराकरण की गुहार लगा चुके हैं, बावजूद विभागीय उदासीनता बरकरार है। जब टीपीएन मीडिया की टीम पड़ताल के बाद जिम्मेदार अधिकारी से जानना चाहा तो साफ साफ सरकारी जवाब देते नजर आए। ऐसे में पीएचई विभाग के कार्यपालन अभियंता ने मीडिया के माध्यम से जानकारी की बात कर जल्द निराकरण का दावा करते नजर आए। आखिरकार ग्रामीणों को शुद्ध पानी कब तक मिल पाएगा, ये तो देखने वाली बात होगी। यहाँ बहुत प्रॉब्लम हो गया है, पानी नहीं मिल रहा है। खाना तो मिल रहा है लेकिन पानी रहेगा तभी ना खाएंगे, सूखे ही थोड़े पड़े रहेगा। क्या बोलते हैं, बहुत दूर से लाते हैं पानी, नहाने के लिए, पीने के लिए, या बच्चों लोग के लिए ले जाना पड़ता है दूर पानी, नहवाने के लिए, कपड़ा उपड़ा धोने के लिए। तो बीमार पड़ रहे होंगे? बीमार बहुत ज़्यादा पड़े हैं बच्चे लोग। अब सरकार ही कुछ कर सकते हैं, हम लोग तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। 20-25 रोज से पानी की समस्या है, हैंडपंप बिगड़ गया है, कुछ सुधार नहीं हो रहा है। तो फिर कैसे एकदम नर्क की जिंदगी जी रहे होंगे? जी, तालाब को पानी ला रहे हैं, नहा धोआ रहे हैं, वहीं पी रहे हैं। कितना आबादी होगा आप लोग के इस पारा का? 70-80 घर होगा यहाँ पे। तो सभी घर का वही हाल है? सबको वही हाल है। तो कोई अधिकारी आप लोग को सुनने के लिए, कोई नेता अधिकारी कोई नहीं आता यहाँ पे? माध्यम से यहाँ पे खबर आई है, अब मैं इसको इंस्पेक्शन कराता हूँ और उसके बाद में देखते हैं। जल जीवन मिशन में पानी टंकी पाइपलाइन का काम तो चल ही रहा है, उसके माध्यम से हम उसमें पानी कैसे पहुंचा सकते हैं। लेकिन भैयाथान में भी वैसे भी पानी नहीं, मतलब जो है ना, पंप चलाने के लायक नहीं,
मिलता नहीं है। रेन नदी में जो है ना ट्रीटमेंट प्लांट भविष्य में बनाया जा रहा है भविष्य के लिए, और संभवतः अगले गर्मी से पहले जो है ना वो काम पूरा हो जाएगा। तब तक के लिए अभी इसको देखते हैं, आदमी सर्वेयर को भेजता हूँ, फिर निरीक्षण करते हैं। वैसे भी कई सारे जो पारे टोले हैं भैया थान ब्लॉक के, गर्मी के दिनों में थोड़ा सा परेशानी रहता है। हैंडपम्प की जो वाटर लेवल है कई सारे में नीचे चला गया है, लेकिन फिर भी लोग बाग आसपास के हैंडपम्पों से पानी पीने का इस तरह से व्यवस्था, और बिल्कुल जहाँ पे एकदम ही पानी की समस्या होती है उसके लिए भी आपदा राहत से जो है ना जनपद पंचायत के माध्यमों से ग्राम पंचायत जो है ना वहाँ पे वैकल्पिक व्यवस्था, अगर ट्रांसपोर्ट की स्थिति बनती है अब आपके माध्यम से मिला है तो हम लोग अब देखते हैं क्या कर सकते हैं। एक बार मेरा आदमी चला जाए, सर्वेयर चला जाए, देख ले, और जरूरत पड़े मैं भी विजिट कर लूँगा, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। सूरजपुर के ब्लॉक भैयाथान के शासकीय कार्यालयों का कैंपस ही अब शराबियों और नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है, जहां कैंपस के कोने में और कई कार्यालयों के पीछे सैकड़ों शराब की खाली बोतलें और अवैध नशीली कप सिरप की शीशियां पड़ी हुई। वहीं असामाजिक तत्वों के द्वारा शासकीय कार्यालयों के कैंपस को ही नशे का अड्डा बना लेना और साथ ही कैंपस में कचरे का रूप में शराब और अवैध नशीली सिरप की शीशियां पड़े रहना भी जिम्मेदारों के ऊपर कई सवालों को खड़ा करती है। वहीं जनप्रतिनिधियों का कहना है कि शासकीय कार्यालयों के पास ऐसे नशेड़ियों का जमावड़ा होना और नशे की बोतलें होने से समाज में गलत संदेश जाता है। वहीं असामाजिक तत्वों पर नकेल कसने और कार्यालयों के पास पड़े नशीले बोतलों को साफ कराने की प्रशासन से मांग करते नजर आए। वहीं एसडीएम सागर सिंह ने कहा कि मीडिया के माध्यम से मामला संज्ञान में आया है, पुलिस की बात कर असामाजिक तत्वों पर नजर रख कार्रवाई की जाएगी। साथ ही कैंपस से सभी नशे की बोतल और शीशियों की सफाई कराने विभागों को निर्देश किया जाएगा। साथ ही आप लोगों के द्वारा जो आज ये जो बताया जा रहा है, निसंदेह निश्चित ही कहीं ना कहीं अगर शीशी बोतल बरामद हो रहा है तो इससे साफ प्रतीत होता है कि यहाँ पे नशे बाज जो हैं वो इकट्ठे होते होंगे, शराब पीते होंगे, फेंसिडिल या ड्रग्स वगैरह लेते होंगे। तो मेरा आप लोगों के माध्यम से प्रशासन से, शासन से ये मांग है कि जितने भी जो हमारे जो शासकीय स्थल हैं या संस्थाओं के जो कार्यालय हैं, कम से कम आप अगर पूरे भैयाथान को अगर नशे से दूर नहीं कर सकते हो तो कम से कम रात्रि गश्त करा के या एक चौकीदार के माध्यम से कम अपने शासकीय स्थलों में तो शराबखोरी न होने दें, यहाँ कम से कम नशेड़ियों का जमावड़ा न होने दें, ताकि हमारा जो स्वच्छ और सुंदर समाज का जो है वो बरकरार रहे। राके और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो इसका प्रयास करना चाहिए, ताकि जो आने जाने वाले लोग जो हैं उनमें गलत मैसेज ना जाए शासकीय कार्यालयों के लिए। मीडिया के माध्यम से मुझे सूचना मिली है कि जो ये कार्यालय परिसर है भैयाथान का, उसमें 4-5 कार्यालय संचालित होती है। कार्यदिन समय के बाद रात्रि को असामाजिक तत्वों के द्वारा यहाँ आकर नशा पान किया जाता है और उससे जो वेस्ट होता है, शीशी बोतल है, इधर उधर फेंक दिया जाता है। इसके संबंध में थाना प्रभारी से चर्चा की जाएगी, उनके द्वारा रात्रि गश्त लगाया जाएगा। चूँकि कार्यालय की सुरक्षा के लिए हम लोग को बल उपलब्ध कराने के लिए निवेदन भी किया जाएगा। साथ ही मैं सभी कार्यालय प्रमुख को निर्देशित करना चाहूँगा कि हर कार्यालय में सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए, ताकि कोई भी अप्रत्याशित घटना ना घटे। उसमें ग्राम पंचायत के माध्यम से और श्रमदान करके सफाई करेंगे, और ताकि भविष्य में कोई अच्छी स्थिति रहे इसमें। ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि हमारे सरकारी कार्यालय में जो शीशी बोतल है उसका उपयोग अधिकारी या कर्मचारी करते होंगे, लेकिन ये खाली वीरान क्षेत्र है ये कार्यालय परिसर, तो रात्रि को निश्चित रूप से लोग बाग इधर आके असामाजिक तत्व आके नशापान करते हैं। लेकिन हमारे कार्यालय को सफाई करने की जिम्मेदारी हमारी अपनी है। हमारे कलेक्टर सर के प्रयास से सुघर कार्यालय का एक कॉन्सेप्ट है, उसमें हम नियमित रूप से हर सप्ताह सफाई करेंगे, श्रमदान करेंगे, और बाकी जितने भी विकास खंड के जितने भी कार्यालय हैं सभी अधिकारियों को मैं कहना चाहूँगा कि वो भी श्रमदान करें और अपना कार्यालय परिसर को स्वच्छ रखें।
चुनाव कहीं का भी हो, चाहे लोकसभा चाहे विधानसभा, ईवीएम पर हमेशा सवाल उठाए जाते हैं। लगातार ईवीएम को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। वहीं अब लोकसभा में बीजेपी ने 400 पार का दावा किया है, जिसे लेकर छत्तीसगढ़ में घमासान मचा हुआ है और पक्ष विपक्ष आमने सामने है। और 6वें 7वें में 400 पार हो जाएगा, कैसे देखते हैं इसको? अमित शाह जी राजनीति की कितनी गहरी परख रखते हैं, उसे पूरा देश ही नहीं दुनिया जानती है। और अगर उन्होंने कोई कमेंट किया है तो बहुत गहराई के साथ, विश्लेषण के साथ उन्होंने निश्चित रूप से अपना वक्तव्य दिया है। और मोदी जी के नाम की लहर ही नहीं, सुनामी है। और निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि पूरे देश की जनता जनार्दन और छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए, भारत की सीमाओं की सुरक्षा के लिए, दुनिया के नक्शे पर भारत को मजबूत राष्ट्र के रूप में स्थापित करने के लिए 400 पार के आशीर्वाद के साथ नरेंद्र मोदी जी को नवाजेंगे। सब इंस्पेक्टर और पीएससी चरण में और 6 चरण के 7 चरण के बाद 400 पार रहेगा। अमित शाह का ये बयान ही अपने आप में ये जो साबित हो रहा है कि ये षड्यंत्र करने पर उतारू हैं। पिछले चुनावों में भी हम लोगों ने कई चुनावों में देखा है कि जो आंकड़े दावा करते हैं वो उसी के आसपास परिणाम आते हैं। इसका मतलब ये है कि जो आज आरोप है, सारे लोगों का आरोप है कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी की जाती है, इसमें मतगणना में गड़बड़ी की जाती है, तो ये अपने आप में साबित होता है। ऐसे कोई लोग, गुप्त मतदान होता है, गुप्त मतदान में जो वोट डाले हैं वो लोग भी नहीं बताते कि हमने किस में वोट डाला है। और ये अनुमान के आधार पर तो इस तरह से आंकड़े नहीं आ सकते हैं। ये इस तरह से जो आंकड़े देते हैं, बड़े बड़े एग्जिट पोल फेल हो जा रहे हैं। आज अच्छे ब्रांडेड कंपनी के हम लोगों ने देखा जिनका एग्जिट पोल कभी फेलवर नहीं होता, आज वो फेलवर हो जाता है, लेकिन अमित शाह जो बोलता है वो पूरा हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि ये लोग पहले तय कर लेते हैं कि हमको कितना सीट, आज भी जो ये लोग दावा कर रहे हैं बार बार 400 के पार, 400 के पार, अभी हम 370 तक पहुंच गए हैं, हम 400 पार तक पहुंच जाएंगे। ये अपने आप में पूरी तरह से ये साबित करता है कि ये लोग किसी न किसी पुनः फिर से बड़े षड्यंत्र को अंजाम देने में लगे हुए हैं और जितना चाहते हैं उतना धांधलियां कर रहे होंगे और उसके अनुरूप अपना नतीजा लाने की कोशिश ये लोग षड्यंत्र करके कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में शराब की ओवर रेटिंग रोकने आबकारी विभाग ग्राहकों को ऑनलाइन भुगतान सुविधा उपलब्ध कराने की योजना बना रहा है। बता दें, शराब के शौकीन यूपीआई के माध्यम से फोन पे, गूगल पे तथा पेटीएम के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान कर शराब की खरीदी कर सकेंगे। ऑनलाइन भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराने की वजह शराब की ओवर रेटिंग को रोकना है, तो वहीं अब इस पर सियासी घमासान भी शुरू हो गया है। सवाल उठाती हुई नजर आती थी, अब शराब दुकानों को हाईटेक किया जा रहा है, कैशलेस बनाया जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार शराब के आड़ में बड़ा भ्रष्टाचार का खेल खेल रही है। इसी का नतीजा है कि लगातार आहता को स्वीकृति मंजूरी दे रहे, शराब का रेट बढ़ा रहे, नई दुकानें खोल रहे हैं। आखिर मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से कि शराब बंदी कब होगी? आप लोगों ने 5 साल मुंह फाड़ के, गला फाड़ के चिल्लाए शराब बंदी को लेकर। अब आपकी सरकार है, आप प्रदेश की जनता को लूट रहे हैं लगातार। हम पूछ रहे हैं कि शराब बंदी कब होगी? ये सरकार को जवाब देना चाहिए, होगी कि नहीं होगी, इस पे सरकार को जवाब देना चाहिए। बीजेपी ने पोस्टर कपासन में 16 मई को दिन दहाड़े एक ज्वेलरी शॉप से 13 लाख के आभूषण उड़ाने के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया। यह वारदात हरियाणा की गैंग में अंजाम दी थी। बता दें कि पुलिस तकनीकी के आधार पर हरियाणा पहुंची और रिक्शा चालक के भेष में गैंग के 2 सदस्यों को दबोच लिया। पूछताछ में सामने आया कि गैंग में महिलाएं भी शामिल हैं और राजस्थान के साथ साथ कई राज्यों में इस प्रकार की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। पुलिस वारदात में शामिल गैंग के अन्य सदस्यों तक पहुंचाने के प्रयासों में जुटी है। जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने अपने कक्ष में बुलाई गई प्रेस वार्ता में इस वारदात से पर्दा उठाया। उन्होंने बताया कि कपासन के 5 बत्ती चौराहे स्थित शीतल ज्वेलर्स पर दिन दहाड़े उक्त वारदात को अंजाम दी गई थी। संचालक नंदलाल सिरोया दुकान पर अकेले थे। इसको बदमाशों ने फायदा उठाया और जींस टी शर्ट में युवती सहित 2 जने दुकान में घुस गई। आपको बता दें, चांदी की एक अंगूठी पसंद करके पैसा चुका दिया। इसके बाद सोने के इयररिंग देखे और एक जोड़ी पसंद किए। इसी दरमियान ज्योति के साथी ने ज्वेलर्स को बातों में उलझा लिया और युवती ने शोकेस में रखा डिब्बा कपड़ों में छुपा युवती ने लिया और डिब्बे में 191 ग्राम सोने की इयररिंग थे। आपको बता दें, सीसीटीवी फुटेज का नाम
ले गए और थाना प्रभारी रतन सिंह के नेतृत्व में साइबर सेल के साथ एक टीम गठित की गई। टीम सीसीटीवी फुटेज और बीटीएस के जरिए हरियाणा के रेवाड़ी पहुंच गई, जहां संदिग्ध लोगों की बस्ती। टीम ने बड़े गोपनीय तरीके से वारदात में शामिल लोगों का पता लगाया और ऑटो रिक्शा वाले के देश में वारदात में शामिल जसवंत और ललित नाम के 2 व्यक्ति को दबोच लिया। इन लोगों ने पूछताछ में बताया कि वारदात से पहले यह लोग रैकी करते हैं और मौका पाकर महिलाओं को संबंधित दुकान में ले जाते हैं और खरीदारी के बहाने दुकानदार को बातों में उलझाकर सोने के जेवर उड़ा ले जाते हैं। अब तक राजस्थान के साथ साथ राज्यों में इस प्रकार की वारदात करना कबूल किया है। विस्तृत पूछताछ में इन लोगों से और भी वारदातें खुलने की संभावना है। फिलहाल उनकी गैंग के अन्य सदस्यों का पता लगाया जा रहा है। जो शीतल ज्वेलर्स करके एक दुकान है, वहाँ पे ज्वेलरी स्टोर के अंदर 2 जने आए थे और ज्वेलरी देखने के बहाने जो वहाँ के ओनर हैं उनको बातचीत में उन्होंने उलझाए रखा और इसी दरमियान उन्होंने एक बॉक्स था जिसके अंदर लगभग 190 ग्राम गोल्ड था और ज्वेलरी बनी हुई थी। वो ज्वेलरी उन्होंने गायब कर दी, वहाँ से लेकर के चले गए। इसलिए मुकदमा दर्ज हुआ क्योंकि घटना बड़ी गंभीर थी, तो उसकी गंभीरता को देखते हुए हमने जो हमारे बेस्ट लोग थे, एडिशनल एसपी और डीवाईएसपी कपासन जो मौजूद भी हैं, अनिल एसएचओ कपासन जो हमारे रतन सिंह हैं, ये और हमारे अच्छे जो जवान हैं, इनको छांट करके इस वारदात को खुलासा करने के लिए लगाया था। और वारदात खुलासा के लिए हमने वहाँ आसपास जितने भी सीसी कैमरे थे उनको खंगाला। हमारी साइबर टीम जिसमें साइबर इंचार्ज हैं, हमारा रामनिवास कांस्टेबल है, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया और इन्होंने सीसी फुटेज की मदद से और जो बीटीएस में जो नंबर्स वगैरह आए थे उसके आधार पे कुछ संदिग्ध लोगों को आइडेंटिफाई किया। वो संदिग्ध व्यक्ति हरियाणा के थे, तो एक टीम हमारे एएसआई के नेतृत्व में हरियाणा गई और जो संदिग्ध थे उनके बारे में मालूमात किया और बड़े ही इन्होंने अपनी आपको पुलिसकर्मी नहीं बता करके खुद की प्रेजेंस को कंसील करते हुए टेम्पो चालक वगैरह बंद करके ये मुलजिमों तक पहुँचे, उनके घरों को आइडेंटिफाई करा और 2 मुलजिम जिनके नाम, एक का नाम जसवंत सिंह है और दूसरे का नाम ललित है, इनको हरियाणा में रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से लेकर के आए, अरेस्ट किया है और वारदात का खुलासा किया है। इनके साथ और भी लोग बाग हैं जिनको भी शीघ्र ही हम गिरफ्तार करेंगे। उस जानकारी में पूछताछ करने पे ये आया है कि ये एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग है, ये कई राज्यों में इस प्रकार की वारदात करती है। ये घटना करने से पहले आते हैं, रेकी करके जाते हैं, अच्छे वाहन लेके आते हैं, इनमें महिला और पुरुष दोनों होते हैं। ग्राहक बन के किसी भी ज्वेलरी स्टोर में जाते हैं, ज्वेलरी स्टोर में जाकर के जो भी ओनर या जो सेल्समैन मौजूद होता है उसको बातों में उलझाए रखते हैं। इसी दरमियान गोल्ड अच्छी खासी मात्रा में लेकर के रवाना हो जाते हैं। इन्होंने वारदातें कई स्टेट में, राजस्थान के अलावा अन्य कई राज्यों के अंदर वारदातें करना इन्होंने कबूल किया है। इनसे हम गहनता से पूछताछ कर रहे हैं, जो भी और इनके साथी होंगे और जो वारदातें होंगी शीघ्र ही खुलासा करके अब बताएंगे। फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। आप बने रहिए डीडी समाचार के साथ।